इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ पे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में वो हम टेकअप कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज दिस मच। क्या कहना चाह रहा है, पहले इसी लाइन को समझते हैं। मतलब कॉपर 2+ से कॉपर बनना है, इसका इस रिएक्शन का पोटेंशियल देखो, +2 से प्लस बना रहा है ना, रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा है किसका, कॉपर का। तो कॉपर से कॉपर 2+ से कॉपर बनाया, इसका पोटेंशियल कितना है 0.34। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन है, पहले ही बताओ। ये रिडक्शन है, 2+ से 0 हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है ना। किसका रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर का। कॉपर 2+ से 0, फर्स्ट लाइन समझ में आ गई। अगला, व्हाट इज पॉसिबल रीज़न फॉर दिस, इसका रीज़न क्या है। मतलब कि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव क्यों है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझो पहले, ठीक है ना। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है ये पूछ रहा है वो, ठीक है। देखते हैं। तो जब कॉपर की रिडक्शन होगी तो देखो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टू मेटल आयन, देखो इस क्वेश्चन में ना, मैं फिर से बताता हूँ, उसने पूछा है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स कॉपर। ये रिडक्शन हो रही है, इस बात में किसी को डाउट, ये रिडक्शन है। इस रिडक्शन का पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। समझ में आई बात। किसी भी रिएक्शन का अगर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो वो अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। मतलब ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। अगर ये रिएक्शन अपने आप होती है तो इससे जो रिवर्स रिएक्शन है वो अपने आप नहीं होगी, फिर सिंपल बात है। तो मतलब कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपने आप नहीं होगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अगर मैं ये बात प्रूव कर दूं कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। मतलब कॉपर है वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता कॉपर 2+ में। ये बात मैं इस क्वेश्चन में प्रूव कर रहा हूँ। फ्लो समझ में आ गया कैसे चलेंगे। कॉपर इज नॉट ऑक्सीडाइज टू कॉपर 2+, हैंस कॉपर 2+ इज रिड्यूस टू कॉपर, ठीक है भाई। अब देखते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन है ना, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस स्टेप इज ऑक्सीडेशन। इसको ब्रेकअप किया है कि ऑक्सीडेशन में कौन कौन से स्टेप हो रहे हैं। देखो कॉपर तो सॉलिड होता है ना, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल मतलब कॉपर टू मेटल आयन, किस मेटल आयन की बात हो रही है, कॉपर 2+ की। रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में है कॉपर, और जब आयन बन जाएगा तो एक्वस फॉर्म में होगा, हाइड्रेट हो जाएगा। कॉपर 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही रिएक्शन है ना ये वाली। इसमें फिजिकल स्टेट भी लिखी है क्योंकि हमको सारी एनर्जीज कंसिडर करनी है, इसलिए फिजिकल स्टेट लिखी गई है। ये सॉलिड और ये एक्वस है। इस पूरी रिएक्शन के 3 स्टेप हैं। पहला एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन में क्या होगा, ये कॉपर सॉलिड है, सॉलिड से कॉपर गैस बनेगा। सारे पार्टिकल सॉलिड, कॉपर के एटम सारे पास पास हैं सॉलिड में, उसको क्या होना होगा, दूर होना होगा। तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, पास पास है दूर करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। किसी भी कंपाउंड को उसके एटम में कन्वर्ट कर दो, किसी भी मेटल को, किसी भी चीज़ को उसके एटम में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये बहुत ऑब्वियस बात है, इसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको दूर करना है उनको, है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। जब जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसका डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो A का मतलब एटोमाइजेशन, H0, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, पॉजिटिव है। मतलब कॉपर सॉलिड से कॉपर गैस बनाने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी आपको।
This is endothermic reaction and a large amount of energy is consumed in this step. फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, एटोमाइजेशन. सेकंड है आयोनाइजेशन. अगर आपको याद हो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है आइसोलेटेड गैसियस एटम से. आयोनाइजेशन यही था ना, एक एटम से रिमूव करना है. वो एटम अकेला पड़ा होना चाहिए, एटम ग्रुप में नहीं होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए. बताया था ना मैंने. तो इसलिए इसको गैस फॉर्म में लेके आए थे पहले. तो आयोनाइज करेंगे, क्या होगा? कॉपर गैस से कॉपर 2+ गैस बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे यहाँ से. अब ये बताओ एंडोथर्मिक नहीं होगा? ये आयोनाइजेशन एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. ये भी क्या है? एंडोथर्मिक स्टेप है. अगला क्या है? हाइड्रेशन. हाइड्रेशन मैंने अभी बताया कि कॉपर 2+ गैस फॉर्म में था यहाँ पे, ठीक है. कॉपर 2+ गैस फॉर्म में था, फिर वो वाटर के साथ, वाटर उसको क्या करेगा? घेर लेगा, हाइड्रेट करेगा. फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. ये कॉपर 2+ है और वाटर में ऑक्सीजन क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, इसलिए ऑक्सीजन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. एंड दिस इज़ लाइक मिनी बॉन्ड फॉर्मेशंस, स्मॉल स्मॉल. इसको बोलते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन. ये आयन है, ये डाइपोल है. आयन डाइपोल अट्रैक्शन स्मॉल बॉन्ड फॉर्मेशन की तरह. दिस रिलीजेज एनर्जी. रिलीज एनर्जी मतलब एक्सोथर्मिक डेल्टा हाइड्रेशन H0. हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी नेगेटिव हो गई. फिर है, अब 3 स्टेप हो गए. कौन कौन से? फिर से इमेजिन करो. कॉपर सॉलिड था, ठीक है. पहले तो फर्स्ट रिएक्शन देखो क्या है. ऑक्सीडेशन करनी है किसकी? कॉपर की. एक्वस मीडियम में करनी है और ऑक्सीडाइज करना है कॉपर 2+ में. सो कॉपर सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2+ एक्वस. ये 3 स्टेप में होगा. पहले कॉपर सॉलिड कॉपर गैस में कन्वर्ट होगा, फिर कॉपर गैस कॉपर 2+ गैस में कन्वर्ट होगा, फिर कॉपर 2+ गैस कॉपर 2+ एक्वस में कन्वर्ट होगा. 3 स्टेप दिमाग में छप गए सारे. तो अब तीनों स्टेप में पहले 2 तो एंडोथर्मिक है, रिएक्शन एनर्जी देनी पड़ रही है. तीसरा एक्सोथर्मिक है, पर नेट रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाती है. देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड इन फर्स्ट स्टेप दैट इज एटोमाइजेशन इज टू हाई. पहले स्टेप में जो एटोमाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, जो विच इज़ नॉट बैलेंस्ड बाय एनर्जी रिलीज्ड इन थर्ड स्टेप हाइड्रेशन. हाइड्रेशन एटोमाइजेशन को बैलेंस नहीं कर पाता, इतनी ज़्यादा हो जाती है वो, ठीक है ना. हेंस नेट रिएक्शन, कौन सी नेट रिएक्शन? कॉपर सॉलिड टू कॉपर 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्पॉन्टेनियस. इसलिए नेट रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती. तो अगर नेट रिएक्शन ये वाली स्पॉन्टेनियस नहीं है तो रिवर्स रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है. मतलब कॉपर 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज स्पॉन्टेनियस. इसलिए इस रिएक्शन का पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है. और ये रिएक्शन तो रिडक्शन ही है, दैट इज़ वाई दिस वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव. ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना. तो इसमें ना एक कन्फ्यूजन का स्कोप ये हो सकता है, भाई आपने तो बोला था कि कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है और कॉपर प्लस एक्वस सोल्यूशन में स्टेबल नहीं होता. अभी तो हमने देखा ना कॉपर प्लस कॉपर 2+ और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था. वहाँ तो ये बोल रहे थे कि कॉपर 2+ की हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना. देखो भाई वहाँ ध्यान दो, वहाँ कोई एटोमाइजेशन वाली टर्म नहीं आई थी. यहाँ पे कॉपर प्लस ऑलरेडी एक्वस में था. आपने कॉपर से तो कॉपर 2+ नहीं बनाया था ना. बात समझो, कॉपर सॉलिड से कॉपर गैस बनाने का कोई स्टेप आया था इसमें? इसमें तो आया नहीं था. कॉपर तो था ही नहीं इस वाले में, इसमें कॉपर प्लस था. कॉपर प्लस अपना कॉपर 2+ बन रहा है, कॉपर बन रहा है. तो एटोमाइजेशन की तो यहाँ बात ही नहीं आई थी. तो हाइड्रेशन तो यहाँ भी है, पर यहाँ पे हाइड्रेशन को बैलेंस किसको करना है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर प्लस को बैलेंस करना था. यहाँ पे हाइड्रेशन को बैलेंस करना पड़ रहा है कॉपर सॉलिड की एटोमाइजेशन को. बोझ बढ़ गया उस पर. समझ में आई बात? उतना बोझ नहीं ले सकता हूँ, ठीक है ना. तो इसलिए ये कन्फ्यूजन नहीं रखना यार, उधर तो हाई थी इधर पता नहीं क्या होगा. मतलब ये होता है इसलिए बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो जाता है. ये क्वेश्चन क्लियर हो गया अब सारा. इसको ऐसे ही लिख के आना अच्छे से, बीच में काट मत देना, कुछ खा गए बीच में से वो कर दिया, एंड में लिख दिया 10 इज पॉजिटिव, ठीक है. अगला देखो अब, विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम 2+ और आयरन 2+ एंड वाई.
क्वेश्चन समझ में आ गया कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। देखो अगर इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करना है तो मतलब क्या, इसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, क्रोमियम 2+ किस में कन्वर्ट होगा, क्रोमियम 3+ में, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आयरन 2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन 3+ में, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और यही इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी सामने वाले को जाके चिपक जाएगा और उसको रिड्यूस करेगा, है ना। रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी पे ऊपर इलेक्ट्रॉन चिपक जाते हैं आके, उसकी रिडक्शन हो जाती है, और कोई इलेक्ट्रॉन अपने से दूर फेंक देता है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो इनको अगर रिड्यूसिंग एजेंट होना है मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। तो आपसे पूछा विच इज स्ट्रॉन्गर, तो देखो तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ये बताना है। तो उसमें क्या है ना, ये दो रिएक्शंस की कंपैरिजन होनी है, ठीक है ना। क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ बनना और आयरन 2+ से आयरन 3+ बनना। तो इसमें ना ये जो चार्ट है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ ये यूज़ होता है। ये रिडक्शन पोटेंशियल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, देखो ये रहा आयरन का, आयरन और क्रोमियम ये रहे, ये क्रोमियम का है, ये आयरन का है, लेकिन ये किसका है, 3+ से 2+ है। मतलब मैं जो बता रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मैं आंसर बताऊँ वो एनसीईआरटी से लिंक हो जाए, क्योंकि आप तो एनसीईआरटी बेस मान के चल रहे हैं ना हम लोग, तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में इसका आंसर कहाँ से आया, इसलिए मैं टेबल दिखा रहा हूँ। तो आयरन 3+ से आयरन 2+ बनने का पोटेंशियल कितना है, +0.77। तो फिर आयरन 2+ से आयरन 3+ बनने का कितना होगा, माइनस ना। Fe2+ से Fe3+ बनने का कितना होगा, माइनस में होगा। यही लिखा है देखो, Fe2+ से Fe3+ माइनस, मैंने यही लिखा है यहाँ पे, चेक करो, यही लिखा ना। Fe2+ से Fe3+ बनने का पोटेंशियल कितना, -0.77। अब क्रोमियम का देखो, क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 2+ कहाँ है, -0.41। क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 2+ बनने का टेंडेंसी क्या है, -0.41। तो क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ का क्या होगा, प्लस ना। देखो क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ प्लस 0.41। अब इन दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करो, क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ बनने का टेंडेंसी कितना है, +0.41। आयरन 2+ से आयरन 3+ बनने का टेंडेंसी क्या है, -0.6। किसका टेंडेंसी ज़्यादा है, ऊपर वाले रिएक्शन के होने का टेंडेंसी ज़्यादा है। मतलब ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है क्रोमियम 3+ में, और ये नहीं होना चाहता। तो अगर वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है क्रोमियम 3+ में, मतलब क्या कि वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्रोमियम 2+ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको शॉर्ट में ये बोल सकते हो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बहुत डिटेल में करा इस टॉपिक को, ठीक है ना। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है। वो खुद कैसे ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस करके। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा तो वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात समझ में आ गई, यही बात लिखी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ ये shows that chromium 2+ is easily oxidized to chromium 3+, but iron 2+ does not prefer getting oxidized to Fe3+, ठीक है ना। Thus chromium 2+ is a better reducing agent, इसलिए chromium 2+ better reducing agent होता है। अब ऐसा क्यों है, क्रोमियम ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन 1 है, इस रिएक्शन 1 के होने की टेंडेंसी ज़्यादा क्यों है, इस बात का आंसर अगले पैराग्राफ में दिया है।
ये तो समझ में आ गया कि हाँ है, ज़्यादा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख के समझ में आ गया कि ज़्यादा है, बट ज़्यादा क्यों है ये नेक्स्ट पैराग्राफ में आंसर किया हुआ है। ये पूरी बात ना जो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर समझा दूंगा तो समझ में आएगी, अभी बस सुन लो, ठीक है। अभी पूरी समझ में नहीं आएगी कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी यूज़ हो रही है। चलो देखते हैं। क्रोमियम 3+ की पहले कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अच्छा पहले मैं बताता हूँ कि रीज़न चलेगा कैसे। क्रोमियम 3+ ज़्यादा स्टेबल होता है आयरन 3+ से, ओके। क्रोमियम 3+ से आयरन 3+ से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए क्रोमियम 3+ की बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है। क्रोमियम 3+ क्रोमियम 2+ से भी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्योंकि ये स्टेबल है, ये वाला स्पीशीज स्टेबल है, तो ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन कहाँ से कहाँ प्रोसीड करती है, अनस्टेबल टू स्टेबल। तो क्रोमियम 3+ स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन 1 हो जाती है। आयरन 3+ उतना स्टेबल नहीं होता, इसलिए रिएक्शन नहीं होती। ये बात समझ में आ गई। क्रोमियम 3+ स्टेबल होता है, आयरन 3+ स्टेबल नहीं होता। अब हम बताएंगे ऐसा क्यों है, क्रोमियम 3+ क्यों स्टेबल होता है और आयरन 3+ स्टेबल क्यों नहीं होता। इसका रीज़न है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। देखो पहले मुझे बताओ क्रोमियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्रोमियम की बताओ। नहीं 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 3d5 4s1 एक्सेप्शन है ये, क्रोमियम और कॉपर। अब क्रोमियम 3+ की क्या होगी, 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 2 यहाँ से गए, 3d3 बचेगा ना। क्रोमियम 3+ हैज़ 3d3 कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है। आयरन 3+ की कॉन्फ़िगरेशन, आयरन की बताओ। 26 मतलब 3d6 4s2। आयरन 3+ क्या होगा, 3d5, 3 उड़ा देंगे तो Fe3+ हैज़ d5 कॉन्फ़िगरेशन। ये बात क्लियर होगी। d5 वो d3 है, वो d5 है। अब ना ये यहाँ एक नई बात बता रहा हूँ, एक्वस सॉल्यूशन में ना जो 5 d ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल 5 होते हैं ना, देखो ये 5 होते हैं ना, ऐसे 1 2 3 4 5 है ना, ये ना स्प्लिट हो जाते हैं। अभी तक तुमने पढ़ा था इनकी एनर्जी सेम होती है पांचों की, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ये स्प्लिट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मैं पढ़ाऊँगा कोऑर्डिनेशन में। स्प्लिट होकर ये 2 भाग में बढ़ जाते हैं, एक 3 नीचे और 2 ऊपर, ठीक है। अब ऊपर वाला हाई एनर्जी है, नीचे वाला लो एनर्जी है, और जितनी एनर्जी कम होती है उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। यही बात है ना, जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब 3 इलेक्ट्रॉन डालने हैं आपने, तो यहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे। क्रोमियम 3+ के तो यहाँ आ गए, नीचे आए, लेकिन आयरन 2+ के कहाँ जाएंगे, 3 तो ये रहे और 2 ऊपर, 5 डालने हैं ना आपने, d5 है ना, d5 है ना। इसको बोलते हैं Eg, इसको बोलते हैं T2G। जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 सेट में टूट जाते हैं, T2G और Eg में। T2G नीचे वाले 3 होते हैं, Eg ऊपर वाले 2 होते हैं। अब आपको इन पांचों में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। क्रोमियम 3+ में तो T2G में तीनों आ जाएंगे नीचे पहले, तो क्रोमियम 3+ स्प्लिट्स इनटू T2G3 Eg0। समझ में आई बात। विच इज़ मोर स्टेबल देन d5 कॉन्फ़िगरेशन विच स्प्लिट्स इनटू T2G3 Eg2। T2G में 3 आएंगे आयरन में और Eg में 2 आएंगे। अब क्योंकि ये 2 ऊपर आगे जो कि अनस्टेबल करेंगे, इसलिए क्रोमियम 3+ ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ईजिली बन जाता है। कंप्लीट आंसर इसमें आ गया। समझ में आ गई हर बात, एक एक बात समझ में आ गई ना, ठीक है।